हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे नीट 2020 में जो फिजिक्स का प्रॉब्लम आया था, जो 11th पोर्शन से आया है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ईजी, ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, फार्मूला बेस्ड है। तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर। जैसे एक क्वेश्चन था यहाँ पे, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस का डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन का प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान है। तो इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस का फार्मूला बहुत इजी होता है। इसका सीधा होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिंपल स्ट्रेस का पी बाई ए निकालते हैं। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। पी क्या है? फोर्स है। कौन सा फोर्स है? एक्सियल फोर्स है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। सिंपल ये फार्मूला पता है तो हम आराम से डायमेंशन निकाल। फोर्स का हमें डायमेंशन तो पता है क्या होता है, mlt-2, और एरिया का तो L²। तो ये L अगर ऊपर गया तो ये आ जाएगा m-1 ml-1 t-2। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि ए बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला बेस्ड ही है। तो इसमें सिंपल जी का वैल्यू, जैसे जी का वैल्यू ना चेंज होते रहता है। जैसे हमारा अर्थ सरफेस पर तो 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ सरफेस से नीचे जाएं या अंदर अर्थ में होल्ड करके अंदर जाएं, तो उसमें जी का वैल्यू वेरी करता है नीचे या ऊपर जाने में। तो इक्वेशन फाइंड करके, ये फार्मूला बेस्ड ही है। तो इसका किसी भी पॉइंट पे जी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है? जी डैश इक्वल टू जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस एच बाई आर के पावर 2। यहाँ पे एच क्या है? एच वो हाइट है जहाँ का हम मेज़र करना चाहते हैं, मेज़र पॉइंट है ये, और आर रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, और जी एट द ग्राउंड सरफेस है, ये तो पता ही है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जैसे इसका आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखना कि बॉडी वेट है 72 न्यूटन है। ये सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे उसका वेट है किसी बॉडी का 72 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मास हम निकाल सकते हैं। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, mg होता है। ठीक है, तो हम सीधा इसका मास निकाल सकते हैं। वेट बाई जी 72 बाई 9.8, ये kg में आ गया। ठीक है, यही हमारा मास हो गया, बॉडी मास का। ये कब है? जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है या जी का वैल्यू होता है वो 9.8 होता है। कभी कभी हम उसे 10 मान लेते हैं। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें जी कहाँ पे निकालना है? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ के रेडियस के हाफ इतना ऊपर जाना है, वहाँ से निकालना है क्या? ग्रेविटे उस पे जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे। तो हम किसी हाइट पे निकालेंगे। जी डैश तो हमें पता है, जी का वैल्यू सरफेस है, ये 1 प्लस एच बाई आर। एच कितना लेना है यहाँ पे बोला है? रेडियस, अर्थ का रेडियस का हाफ, यानी इसका बाई r/2, और ये नीचे खुद आ रहा है इसके पावर 2। तो यहाँ पे 9.8 डिवाइडेड बाई 1, ये r कट गया, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 के पावर 2। तो 9.8, ये 3 नीचे है तो 9 होगा, और 2 ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये हमारा जी डैश का वैल्यू हो गया किसी पॉइंट पे। वो
पर चलते हैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करने का स्पेस। तो जी डैश का वैल्यू हम निकाल चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब सीधा इससे सॉल्व कर देंगे। अब वेट कितना होगा उस बॉडी का उस पॉइंट पे, वेट इक्वल टू एम जी होता है। एम तो हम निकाल चुके हैं 72 डिवाइडेड बाई 9.8। अब जी का वैल्यू भी निकाल चुके हैं 9.8 बाई ये क्या 9 है, हाँ 9 है इंटू 4 है, ठीक है। तो ये कट गया, ये 8 टाइम कट गया, तो 32 न्यूटन हो गया। यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ था हम लोग का, ऑप्शन था 48 न्यूटन, 32 न्यूटन, 30 न्यूटन और 24 न्यूटन। तो अपना आ गया 32 न्यूटन, ठीक है। तो बहुत इजी था, ये फार्मूला बेस्ड ही था। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 पे है कि 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg and 10 kg are respectively are attached to the 2 ends of a rigid rod of length 1 meter with a negligible mass। तो ये जो है ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पे ये छूटा हुआ है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ये पहले छूट चुका तो ये फिर मैंने बाद में लिखा है। फिर ये आधा क्वेश्चन ये यहाँ तक। फिर यहाँ प्रॉब्लम है कि द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट डिस्टेंस। ये सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम है। जैसे सीधा इसका कहना है 2 पार्टिकल है, एक का मास 5 kg है और एक का मास 10 kg है। मास जो है वो kg में है, आप ये समझ। वो एक नेग्लिजिबल रॉड से, रॉड का मास इस पे मासलेस मान के चलना है। तो उसका ये कहना है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, कहाँ से, तो यहाँ से देखना है 5, यहाँ से वेट 5 kg है, जहाँ पे जो पार्टिकल का वेट जहाँ से 5 kg वहाँ से मेज़र करना है कि वहाँ से सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पर होगा। और इसका ये जो रॉड है नेग्लिजिबल में, इसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर को अगर इसे आंसर सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका सीधा फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का निकालने का, कि जहाँ जिस मास से आप मेज़र करना चाहते हो 2 पार्टिकल के बीच में, उसके अलावा जो दूसरा मास है उसका, ठीक है, इनटू टोटल डिस्टेंस ml अपॉन m1 प्लस m2। मेनली ये फार्मूला होता है m2, अगर r1 निकालना है तो सीधा ऐसे सोचना है, r1 निकालना है तो m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से ये जैसे इस पॉइंट को हम 1 मान लिए, इस पॉइंट को हम 2 मान, तो जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं इक्वेट करके उस राइट हैंड साइड में मास हम दूसरे पार्टिकल का लिखेंगे, जिस पे जहाँ से हम निकाल रहे हैं उसका नहीं, दूसरा। और लेंथ दोनों के बीच में जितना दूरी है डिवाइडेड बाय टोटल। अगर हमें कुछ सवाल में रहता कि 10 जहाँ 10 kg का मास है वहाँ से निकालना, तो ये सीधा सेकंड पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पे m1 हो जाता है। ये m1 मैंने माना है, ठीक है, आप m1 मान लो, ये m2 मान लो फार्मूला पे। तो m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। आप ऐसा भी कर सकते हो R2 निकाल के 100 में से करते हो, लेकिन सिंपल हम लोग चलते हैं, हमें 5 की जगह से निकालना है। तो m 10 का इंटू टोटल l डिवाइडेड बाई m मास 5 का मास 10 का। तो मास ऑफ 10 kg का तो 10 ही है, इंटू एल टोटल डिस्टेंस क्या सेंटीमीटर में अगर हम लेते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई एक का मास 5 है, एक का मास 10 है, तो ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 15। तो आप इसे कट कर सकते हो 5 से 3 टाइम्स है, ये 200 टाइम्स, फिर आप इसे कट करोगे तो 67 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर में दिया हुआ है 67 सेंटीमीटर, तो ये अपना आंसर हो गया। ये अगर 10 kg से निकालना था तो वो भी निकाल सकते थे, ये R2 वाला फार्मूला लगा, या सिंपल 100 में से 67 आप घटा दोगे तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल सिंपल दिया हुआ था, ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था। यहाँ पे टॉर्क निकालना था, हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे गलती ये होता है कि टॉर्क का लोग ये करते हैं, जो टॉर्क का फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ, लेकिन लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये गलत है। आर क्रॉस एफ करोगे तो आप सीधा, आप पोजीशन वेक्टर हमारा दिया हुआ है ये 2k कैप, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करेंगे 3j कैप, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 6। अब 6 किस में होगा, माइनस होगा प्लस होगा, और किस कैप में होगा, आई कैप होगा जी का। तो के और जे का तो आई होता। इसका सिंपल है कि आई एक सर्कुलर फॉर्म में, ये तो हर कोई जानता है, आई जे के ऐसे, आई जे के सीधा हमें क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चले तो जे इंटू जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई क्रॉस जे के। लेकिन अगर हमें उल्टा चलना पड़े, कहीं आ गया जे क्रॉस आई, तो ये क्लॉकवाइज का उल्टा हो गया एंटी क्लॉक, वहाँ पे निगेटिव लेना है। अगर हमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो निगेटिव लेके चलेंगे। आई जे के लिख के सर्कुलर बना देना। तो यहाँ पे क्या है, के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे यानी एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को चलना पड़ रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव लेंगे, तो ये सीधा निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव क्या, -6 के क्रॉस जे का आई कैप होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें आंसर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ ए बॉन्ड इतना, द वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, जो बस यूनिट चेंज करना है कि दिया हुआ है जूल में दिया हुआ है, उसे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो ये तो सबसे आसान है। इसमें सीधा फार्मूला बेस्ड है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये हम सभी को याद भी रखना चाहिए। 1.602 इंटू 10⁻⁻90 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं 1.602 इंटू 10⁻90 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10⁻20 की फॉर्म में लिखा। इसे अगर हम ऐसे लिख दें 16.02 इंटू 10⁻20 लिख सकते हैं जूल इक्वल टू, बस क्या किया, पॉइंट को यहाँ लेके आ गया तो इसे माइनस में बढ़ा दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। अब 10⁻20 जूल को लेकर बाकी ये वाला जो पोर्शन है, कोई क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इधर लेके आ गए, तो 1/16.02 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो भी अपना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये वाला ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यही अपना आंसर आ गया 0.06 कुछ समथिंग और आएगा, लेकिन अपना ये इतना तक ही। फिर आगे चलते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये सब। अब से 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of massless string. The string is passed over pulley which is frictionless. Seen figure. The acceleration of, ये फिगर नीचे चला गया है, ठीक है। मैं फिगर दिखा देता हूँ। कुछ नहीं, यहाँ पे 2 बॉडी है, ये पुले है, ये लटका हुआ है दीवार से, ये मासलेस है। हम पुले को मासलेस मान के चलेंगे, इसका कोई मास नहीं लेंगे ना, फ्रिक्शनलेस मासलेस। बस इसमें क्या है तो और आसान है, जैसे आप ये देखो, तो ये 2 बॉडी को ऐसे लटका दिया, 6 kg और 4 kg है, तो पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सीधा ये इसके नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा, 6 इंटू जी। इसके नीचे लगने वाला फोर्स कितना होगा, 4 इंटू जी। 4 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, mg होता है। तो अब सीधा एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले नेट फोर्स निकाल लेते हैं। नेट फोर्स कितना होगा, 6g माइनस 4g इक्वल टू 2g। 2g आ रहा है, 2g का तो जमाना है नहीं, पर कोई नहीं, यहाँ पे आ रहा है 2g आ गया, ठीक है। तो लेकिन हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ फुल बॉडी, यानी पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सीधा, ये फोर्स हमें पता है, और ये मास, फोर्स बाई मास होता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास, तो 4 + 6 इक्वल टू 10, यानी 2g/10। तो यहाँ पे क्या आएगा, g/5। तो g/5 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम नंबर 7 है। ये जो सारा प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं ये मेनली 11 पोर्सन से है। 12 का भी हम लोग देखेंगे, पहले ये 11th वाला देखिए 11 से कितना पोर्सन का आता है। फिर ये प्रॉब्लम नंबर 7 है। ए वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। सीधा सब कुछ ना एग्जाम में जब भी आए तो इसे लिख लिया करो आप। लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पोर्शन। फिक्स्ड पोर्शन जैसे जैसे आए तो एक वायर है, ठीक है, सीधा ऐसे वायर समझो। ये एल लेंथ का है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वो लटका हुआ है किसी सपोर्ट से लटका हुआ है वो, ठीक है। कि अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंजेस टू L1 व्हेन द मास m इज सपोर्ट टू सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्रेंड। अगर इसी वायर में अगर हम फिर यहाँ पे मास कोई m, कैपिटल M मास का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका दे रहे हैं, इसके साथ अटैच कर दे रहे हैं, तो इसमें जो है ये कुछ चेंजेस आ जाएगा लेंथ में। वो कितना है, तो लेंथ चेंज L डैश हो गया अपना L1 हो गया, ठीक है। फिर द मास इज सस्पेंडेड टू इट्स, हाँ ठीक है। तो द एक्सप्रेशन होता है यंग्स मॉडुलस। ये भी बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक फार्मूला तो सिंपल है, यहाँ पे आता है, याद ही सबको होगा, F इक्वल टू वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सॉरी ये डेल्टा एल है। तो यंग्स मॉडुलस हमें निकालना है, तो यहाँ वाई को इधर लेके चल गए हैं, बाकी सब उधर कर देते हैं। तो F इंटू वाई डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 4 आ गया तो इसे कट कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल, ठीक है। तो डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ है। तो शुरू का लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ हमारा L1 है और शुरू का लेंथ कैपिटल L था, तो ये डेल्टा एल हो गया। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना, तो ये हो जाएगा mg हो जाएगा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू mg और इनिशियल लेंथ के, सॉरी एक मिनट, इनिशियल लेंथ L था और एरिया दिया हुआ है क्रॉस और ये है, और चेंज इन लेंथ कितना है अपना, ये y का यंग्स मॉडुलस का वैल्यू। चेंज इन लेंथ हम लोग पहले निकाल चुके हैं L1 माइनस एल, तो ये आ गया। तो ये आंसर आ गया mg L अपॉन ए L1 माइनस एल। तो ऐसा कोई ऑप्शन है mg L बाई ए, ये ऑप्शन, ठीक है। तो फिर आगे चलते, ये भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन तो नीट में आते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है कि एक क्वेश्चन है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर, कॉपर का 2 सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस जैसे जैसे प्रॉब्लम में हो वैसे निकालते जाते हैं। ये सॉलिड स्फीयर 1 है, ये सॉलिड स्फीयर 2 है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r1 है, इसका r2 है। यहाँ भी ये भी दिया हुआ है r1 इक्वल टू 1.5 r2। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर, तो 1 केल्विन से इंक्रीज कर रहा है, तो उसका रेशियो निकालना है। ये मेन क्या है, Q1 बाई Q2 का रेशियो निकालना है, हीट दोनों कितना रिक्वायर्ड हो रहा है। दो सिंपल क्वेश्चन का ये कहना है कि 2 कॉपर स्फीयर है, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। दोनों कॉपर स्फीयर को हम लोग 1 केल्विन टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो हीट रिक्वायर्ड कितना होगा। तो फार्मूला तो सीधा थर्मोडायनेमिक्स का है, डेल्टा के इक्वल टू ms डेल्टा t होता है। स्पेसिफिक ये जेन्युइन टेम्परेचर और ये मास, ठीक है। तो अपने को यहाँ मास नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम फार्मूला होता है। तो मास इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम को ये भी निकाल सकते हैं, मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ से हम वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम जैसे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है,
एक मिनट, ये पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सॉरी इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इससे एक बात तो पता चल रहा है कि जैसे इसका रेडियस अगर x है तो इसका रेडियस 1.5x होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। तो अगर वॉल्यूम हम 1 का निकाले तो 4/3 पाई, अगर हम 1.5x क्यू हो जाएगा, और v2 का हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यू। तो वॉल्यूम जो फर्स्ट का होगा वो 1.5 के पावर 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। किससे? तो पहले वाले से। तो मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, क्योंकि डेंसिटी तो दोनों का सेम है। तो ये भी कह सकते हैं अदर वर्ड में कि जो पहला वाला स्फीयर है उसका मास जो है 1.5 क्यू टाइम्स है एक्स किसके? m2 के। ये कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कह सकते हैं। तो डेल्टा Q1 इक्वल टू ms डेल्टा टी हो जाएगा, और डेल्टा Q2 इक्वल टू भी ये m1 s1 डेल्टा टी, m2 s2 डेल्टा टी। s तो सेम ही होगा, दोनों में कॉपर यूज़ हो रहा है। तो सीधा मास का रेशियो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मास का रेशियो, क्योंकि ये कट गया, डेल्टा Q1 डिवाइडेड बाई डेल्टा Q2 आ जाएगा अपना। मास का रेशियो क्या है? 1.5 का Q, और ये वहाँ पे 1 का Q। तो सीधा 1.5 का Q हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 3.375 को। जैसे तो इसे मैं ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो इसका वैल्यू इसे ऐसे भी कर सकते हो, 15 इंटू 15 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 3 2 3 2 3 2, तो 27/8। ये सीधा ऐसे भी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो जो मास का रेशियो होगा वही है, क्योंकि टेम्परेचर का इंक्रीज दोनों का 1 डिग्री से ही है। चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री है और सेम टाइप का है, तो डेंसिटी भी सेम होगा। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी सेम है। आगे चलते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सिग्निफिकेंट फिगर का है कि टेकिंग द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। ये कल भी मैंने एक लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ टेकिंग द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 m माइनस 0.009 m। तो सिग्निफिकेंट फिगर में होता ऐसा है, जैसे वैल्यू क्या दिया हुआ है 9.99, m में माइनस करना है 0.0099 m। तो सबसे पहला रूल यही है सिग्निफिकेंट फिगर का कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि पॉइंट के बाद जिसमें कम वैल्यू हो उसी को पेरेंट मान लेते हैं, और आंसर सॉल्यूशन में उसी के अनुसार से होगा। जो यानी इसको माइनस करके जो भी सॉल्यूशन आए उसका पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसमें है। यानी जिसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ऐसा ही करते हैं कि पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट हो अपना सॉल्यूशन में भी वही आएगा। तो इसमें सीधा तो ये बिना सॉल्व किए बना सकते। इसको अगर माइनस करोगे तो आप कर लो, वरना डायरेक्ट देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट किसमें है, इसमें 3 डिजिट है, 1 डिजिट है, 4 डिजिट है, 2 डिजिट, सीधा ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. सीधा कोई टावर है, यहाँ से कोई बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। अब कह रहा है कि ये बॉल यहाँ पहुँच के
80 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गेन कर लिया। जी का वैल्यू तो हमें यहाँ पे 10 बोला है मानने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि द ग्राउंड इट्स द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर का हाइट निकालना है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें सम सिंपल फार्मूला इजकल बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as, बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, माइनस नहीं ले प्लस लेना है। प्लस इसलिए कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये एक्सेलरेशन है, डीएक्सेलरेशन नहीं है। तो ये तो फार्मूला में लेंगे, ये तो फार्मूला डायरेक्ट काइनेमेटिक्स का फार्मूला है। जैसे ये लगाते हैं तो वी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 80 है, इसका स्क्वायर का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 है, इसकल टू 2, एक्सेलरेशन 10 मानना है, एस यही हमें निकालना है, यही है कि हाइट ऑफ द टावर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6400 और ये इधर ले आए तो -400 इजकल टू 20s, तो 6000 इजकल टू 20s, तो एस इजकल टू ये गया 300 मीटर, यही हो गया आंसर। आगे चलते हैं। आगे ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करना है। इसका ये है कि कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो एक कैपिलरी ट्यूब आर इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर इज रेज्ड इन टू ए हाइट h। लिखते जाना है पहले कि कैपिलरी, उसका रेडियस r है। अगर उसे मैं वाटर में इमर्ज किए हैं तो वो h हाइट तक वाटर उसमें फिल हो गया, जिसका मास है 5 ग्राम, जिसका मास है 5 ग्राम, ये भी दिया हुआ था मास। अनदर कैपिलरी, सेम ऐसे ही एक और कैपिलरी लेना है, लेकिन जिसका रेडियस है 2r है, r डैश 2r है, यहाँ पे रेडियस r है, यहाँ पे r डैश 2r है। इसका रेडियस, इसको भी वाटर में इमर्ज करना है, द मास ऑफ द वाटर, इसमें भी कुछ हाइट तक आएगा वाटर, तो वही हमें फाइंड करना है। तो ये भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। तो इसका फार्मूला होता है कि हाइट कितना दूर तक आएगा, ठीक है। जैसे हाइट का फार्मूला होता है, कोई भी आप एच डस मान लो, ये हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। इसका सीधा फार्मूला होता है 2t अपॉन रो जी आर। यहाँ पे t क्या है, सरफेस टेंशन, ये फार्मूला है, कोई थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल हर बुक में मिल जाएगा आपको। तो t जो है सरफेस टेंशन है, और ये रो डेंसिटी ऑफ वाटर है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो पहला में क्या है, h, पहला में हाइट कितना है, हाइट h वैल्यू दिया हुआ है, 2 सरफेस टेंशन 2t ही रहेगा, और रो कुछ होगा वाटर का, आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेनली कंपैरिजन करना है, तो वो वैल्यू ऐसे भी आखिर में कट ही जाएगा। तो रो और जी भी आप ऐसे ही रहने दो, आर का वैल्यू आर है। फिर ऐसे ही कर रहा है, इसमें कहाँ तक आएगा, इसका तो हमें पता है, ये सब कुछ दिया हुआ है। इसका क्या है, इसमें एच डैश सेकेंड कैपिलरी में एच डैश निकालना है, तो इसका फॉर्मूला 2t अपन रो जी, लेकिन यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है 2r, तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 मान लें इसे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सब सॉल्व करेंगे, एच बाई एच डैश कर लेते हैं हम लोग, तो 1/r इंटू 1/2r, अब सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है। तो 2r/r, r कट गया, 2 आ गया, तो h इक्वल टू 2 एच डैश, यानी h डैश इक्वल टू h/2, यानी जो बड़ा वाला कैपिलरी है उसमें हाइट h/2 तक ही जाएगा, क्या वाटर। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो ये तो ऐसे भी बहुत ही सिंपल है। कोई भी आप पतला सा पाइप ले लोगे, आप पानी में डालोगे, जितना छोटा रहेगा पाइप, पतला रहेगा सॉरी पानी, उसमें उतना ऊंचाई तक जाएगा, ज़्यादा मोटा रहेगा तो थोड़ा कम तक जाएगा। बहुत मोटा ले लोगे तो आप फिर पानी में मर्ज करके निकालोगे तो उसमें बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा भी केस आएगा धीरे धीरे। तो ये तो बिल्कुल ईजी है कि मोटा वाला पाइप होगा तो उसमें हाइट कम तक ही जाएगा। अब डिपेंड करता है मास निकालना है, हमें पूछना है कि सेकंड वाले फर्स्ट वाले कैपिलरी का मास 5 ग्राम है, सेकंड वाले का निकालना है। तो फर्स्ट वाले कैपिलरी का अगर हम वॉल्यूम निकालें, ठीक है, तो कैपिलरी का वॉल्यूम, कैपिलरी का एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो πr² h वॉल्यूम हो जाएगा।
तो पाई का वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे आर ही था और एच तो है, एच हाइट तक गया। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कैपिलरी, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कैपिलरी अगर हम निकालते हैं तो पाई 2r² एच, यहाँ पे 2r तो कितना हो जाएगा 4 पाई r² एच, लेकिन h/2 है यहाँ पे, ये एच डैश है ना, h/2, तो यहाँ आ गया 2 पाई r² एच। अब वॉल्यूम, ये फर्स्ट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड हुआ πr² एच, सेकेंड में कितना वॉल्यूम फील्ड हुआ 2πr²। यहाँ भी सेम केस आ गया कि वॉल्यूम अगर डेंसिटी जैसे मास इक्वल डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमेशा कांस्टेंट ही है यहाँ पे, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जैसे πr² एच में कितना वाटर फील्ड हुआ था 5 ग्राम, तो यहाँ पे 2πr² एच में कितना होगा, सिंपल है 10 ग्राम। तो ये अपना आंसर हो गया, यहाँ 10 ग्राम। ये आप समझ रहे हो, एक बार फिर से देख लेना, बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड था। यहाँ पे द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ पे हमारे आइंस्टीन सर काम आते हैं, उनका दिया हुआ फार्मूला इक्वल टू mc²। सिंपल, किसी मास, कोई मास है उसका 0.5 ग्राम वेट है, तो एनर्जी कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा उसका मास, ठीक है। यहाँ सीधा mc² लगा देना, इक्वल टू मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम। इसे हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में रखवा, तो आप इसे केजी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपना जूल में, तो सिंपल आप कर लो 4.5, ये आ गया 4.5, नहीं सॉरी पहले से स्क्वायर भी तो करना है। 0.5 × 10⁻³ हो गया। अब इसे स्क्वायर करना है तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 9 × 5 कर देना है, तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 × 10⁻16 है, -3 है, तो प्लस में 13 हो जाएगा। 4.5 × प्लस में 13 जूल, ये वाला आंसर। ऐसे देखते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी बिल्कुल आसान है, बेसिक हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है a sin ω t -kx - 5, जो भी है आप इस वाले टर्म को, और वेलोसिटी का होता है a ω cos ω t -kx + 5। ऐसे ही एक्सेलरेशन का होता है -a ω² sin ω t -kx + 5। तो ये भी आसान है, ये पोजीशन वेक्टर का, ये वेलोसिटी का है, ये एक्सेलरेशन का है। तो फेज डिफरेंस ये साइन है, इसमें साइन 90 + थीटा cos थीटा, फिर आगे cos के आगे फिर से साइन, तो π/2 हमेशा फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो सीधा ऐसे याद रखना है कि पोजीशन से जब हम वेलोसिटी के बीच जाते हैं तो π/2 का फेज डिफरेंस होता है। फिर वेलोसिटी जब हम एक्सेलरेशन पे जाते हैं तो फिर यहाँ पे π/2 का फेज डिफरेंस होता है। लेकिन पोजीशन से हम एक्सेलरेशन पे जाएंगे तो π/2 + π/2 पाई का फेज डिफरेंस होगा। बिल्कुल यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ये अपना पोजीशन का है, ये एक्सेलरेशन का है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस आप निकालोगे तो पाई आएगा, ठीक है, ये नहीं पाई आएगा। ओके, थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, और क्वेश्चन है, एक आगे प्रॉब्लम आता है, द स्क्रू गॉज है लीस्ट काउंट 0.1 mm 0.01 mm एंड देयर इज ए 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। तो ये भी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे देखो, स्क्रू गॉज है लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ है
यहाँ पे किस में करना है, यहाँ स्क्रू गॉज है, ठीक है। स्क्रू गॉज का ये फार्मूला बेस्ड है, लीस्ट काउंट दिया हुआ 0.01 mm है और नंबर ऑफ डिवीज़न 50 है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड ऐसे है कि एक फार्मूला होता है स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकालने का, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीज़न। इन सर्कुलर स्केल बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। लिस्ट काउंट आप यहाँ पे पिच का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब सॉरी पिच निकालना है तो पिच का निकालना ही है, तो लिस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिवीज़न, तो 0.01 इंटू 50 कर दो। तो आप ऐसे करोगे तो ये कितना आएगा, 0.50 आएगा ना ये। तो ये अपना आंसर आ गया, ये वाला आंसर हो गया। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 0.01, 0.25, 0.5, 1.0। तो मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में होगा। ओके आगे देखते हैं। अब है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए गिटार, ये सुपर पोजिशन का क्वेश्चन है, बीट निकालना है, साउंड बीट साउंड का ही क्वेश्चन है। साउंड में सुपर पोजिशन वाला पार्ट होता है, तो मेनली बीट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कोई यहाँ पे 2 गिटार है, ठीक है। अब गिटार जैसा भी है, सीधा ये दो ऑब्जेक्ट है, ए है बी है, 2 गिटार है, ठीक है। इसे हटाओ, ए और बी है, स्लाइटली ओवर ट्यून, दोनों ट्यून कर रहा है, ठीक है। जब दोनों ट्यून कर रहा है तो दोनों के बीच बीट कितना है, 6 हर्ट्ज। यानी इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी से बीट कर रहा होगा उससे या तो 6 ज़्यादा होगा इसमें या 6 कम होगा। वही होता है ना बीट, दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बीट होता है। 6 हर्ट्ज है। व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, अब बी का टेंशन में स्लाइटली डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा। जैसे ये भी पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है। ये अगर हम टेंशन टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। टेंशन में अगर इंक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा, टेंशन अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे खुद कह रहा है व्हेन द टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज, तो ये भी कह रहा है कि बी में का टेंशन में स्लाइटली डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगा। ये तो बहुत ही आसान बात है। तो द बीट फ्रीक्वेंसी 7 है। अब क्या है, दोबारा जब हम बी का टेंशन में इंक्रीज़ कर दिया, बी डैश बन गया ये, तब जाके अपना आ रहा है 7 हर्ट्ज बीट। फिर लेकिन इसका जो है, इसका शायद दिया हुआ, हाँ इसका दिया हुआ भी, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, बी का फ्रीक्वेंसी दिया भी हुआ है 530 हर्ट्ज, यहाँ भी 530 हर्ट्ज दिया हुआ है। पहले यहाँ से सोचना है कि देखो ए का फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज दिया हुआ है और बीट जो है अपना 6 हर्ट्ज। तो इससे ये भी पता चलता है कि बी या तो 530 ए है तो 536 होगा फ्रीक्वेंसी होगा, या फिर इसमें से आप 6 घटा तो 524 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ if the frequency of A is 530 Hz, then the original frequency of B will be, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या है कि अब निकालना ये है कि अगर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी के वायर के में टेंशन अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो बीट जो है वो बीट फिर अगेन हो जा रहा है, बीट यहाँ पे कितना 7 हर्ट्ज। तो सीधा बी का बीट यहाँ पे निकलेगा कैसे, आप देखोगे। अब ये दोनों जो है, अब इसके बाद हमें टेंशन में टेंशन डिक्रीज़ कर रहे हैं वायर का, तो बीट खुद से कम, खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो कम होगा तो वो कितना होगा, तो अप्रॉक्स या तो अगर 536 होगा तो उससे कम होगा, 524 होगा तो उससे कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप 524 को ही लेके चलो तो 524 से कम हो जाएगा कुछ, तो कितना हो जाएगा, कितना भी हो जाएगा। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका 523, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाएगा, या जो भी होगा उससे कम नहीं, लेकिन 524 से कम हो जाएगा।
लेकिन अपना दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी, कि बी का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सीधा हमें 524 ये अपना हो जाएगा। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यहाँ वाला लेते हैं 524, क्योंकि बाद में वो डिक्रीज़ कर गया होगा। ठीक है, डिक्रीज़ वाला दिया हुआ है इसलिए 524 हमें लेगा, कि वो हमेशा 524 से कम होगा बाद, लेकिन हमें पूछ रहा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो अपना हो जाएगा 524 हर्ट्ज। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है शायद यहाँ पे, सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ इतना किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इतना, तो डेंसिटी, ये भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। प्रेशर अपना दिया हुआ है 249 किलो पास्कल, एक सेकेंड, किलो पास्कल दिया हुआ है प्रेशर, और ये टेम्परेचर अपना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम 300 केल्विन हो गया। ठीक है, टेम्परेचर दिया केल्विन में, हमेशा क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। आर का वैल्यू दिया हुआ है जूल में 8.3 जूल, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे सिंपल पी वी इक्वल टू एनआरटी लगाना है फार्मूला, पी वी इक्वल टू एनआरटी वाला। अब लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है हमें निकालना है ये डेंसिटी निकालना है, तो एक और फार्मूला होता है पी एम इक्वल टू डी आर टी, यानी पी एम इक्वल टू डी आर टी होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये पी प्रेशर है, ये मोलर मास ऑफ गैस है, और डी डेंसिटी है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये टी फॉर टेम्परेचर है। तो सीधा लगा देंगे, प्रेशर अपना दिया हुआ है 249, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब भी होता है H2 के फॉर्म में होता है तो मोलर मास 2 हो जाएगा, इसके टू डेंसिटी निकालना ही है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 8.3, टेम्परेचर 300, तो सिंपल इधर ऐसे करके T249 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू 300, जब इसे सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.2 0.2 सॉरी, तो 0.2 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर लेना, यही भी आ जाएगा। तो ये ऐसे ही सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड याद हैं ज़्यादातर, तो यही लगभग 16-17 क्वेश्चन आता है, जिससे 45 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तो 16-17 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा कम ही रहता है 11 से, बाकी पोर्सन 12 से रहता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ये 11th वाला सेशन है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।